क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। जो वर्ण है वो वर्ण होता क्या है। तो देखिए वर्ण की परिभाषा लिखी हुई है, भाषा की छोटी से छोटी इकाई, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। भाषा की छोटी इकाई जिसका खंड और टुकड़ा न किया जाए उसे हम वर्ण कहते हैं। तो जैसे अ हुआ, अ का हम खंड और टुकड़ा करेंगे? नहीं होगा खंड टुकड़ा। आ का भी खंड टुकड़ा नहीं होगा। तो ये सबसे छोटी इकाई है इसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वही वर्ण कहलाता है। आगे आप समझ में? तब हम देखेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, जिसकी उच्चारण में, जिस वर्ण की उच्चारण में किसी का सहायता नहीं लिया जाता है, किसी का सहायता नहीं लिया जाता है, जो स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र होता है उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 11 होती है। हिंदी व्याकरण में इसकी संख्या 11 होती है। समझ में आ गया स्वर वर्ण? और इसके बाद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण की उच्चारण में, जिस वर्ण की उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिस वर्ण की उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम क लिखते हैं तो जब जब व्यंजन वर्ण रहेगा तो क के नीचे हलंत देना पड़ेगा, और जब पूरा क तब होगा जब क में हम अ मिलाएंगे। जब क में हम अ मिलाएंगे तो वो क पूर्ण होता है, नहीं तो क में हलंत देकर हम व्यंजन वर्ण बनाते हैं। जब क में अ मिलाएंगे तो भी तभी ये वर्ण क्या होगा? पूर्ण होगा। का में आ मिलाते हैं, की छोटी की में ई मिलाते हैं, छोटी ई मिलाते हैं, है ना। बड़ी की में बड़ी ई मिलाते हैं। तो ऐसे ही मिलाकर हम बनाते हैं। तो अब देखना है यहाँ पर कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। अब देखना है यहाँ पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है हास्य स्वर। सबसे पहले आता है क्या? हास्य स्वर। जिसकी उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। जैसे हो गया, इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। छोटी ई, छोटी ऊ और री। छोटी ई, छोटी ऊ और री इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है दूसरा में दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगुना समय लगता है, हास्य स्वर से दुगुना समय लगता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 7 होती है। देखिए बच्चे, आ बड़ी बड़ू ए ओ तो इसकी संख्या कितनी हुई? 7 हो गई। तो 7 और 4 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 9, 10, 11। तो पूरे स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। और एक है प्लुत स्वर। तीसरा में है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वर से तिगुना समय लगता है, हास्य स्वर से तिगुना समय लगता है तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे वो, तो ये क्या हो गया? ये प्लुत स्वर का उदाहरण हो गया। आगे आओ समझ में। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? हास, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद है
व्यंजन वर्ण। तो हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 ही भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है कौन? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जितनी भी व्यंजन है वो क्या है? वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है दूसरा में है अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा में क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। तो आप देखिए अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो इन वर्ण के उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की भांति होती है, जिन वर्ण का उच्चारण होता है स्वर की भांति होती है, तो उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। ये य, र, ल, व क्या है? ये य, र, ल, व इसकी संख्या 4 है। ये अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की तरह होता है। और तीसरा में क्या है? तीसरा में है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए तो जिन वर्णों के उच्चारण में सांस से गर्माहट पैदा होती है, गर्माहट उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उष्ण व्यंजन। मैं जैसे हम उच्चारण करते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, गर्माहट उत्पन्न होती है, तो उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो इसका संख्या भी 4 ही है। वो कौन कौन है? तलाप्य स, मूर्धन्य स, दांत स और ध। तो ये इसके उच्चारण में क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है, सांस से उष्मा निकलती है, गर्माहट निकलती है। ये तो बच्चों आप लोग को आ गया होगा इतना। अब एक तो है संयुक्त व्यंजन। तो हम संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? संयुक्त व्यंजन है क्या? तो देखिए बच्चों, जो वर्ण 2 वर्णों की सहायता से बनती है, जो वर्ण 2 वर्णों की सहायता से बनती है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। क्यों संयुक्त व्यंजन है? इसलिए संयुक्त व्यंजन है कि ये 2 व्यंजन वर्णों के मिल से बना है। 2 व्यंजन वर्णों के मिल से बना है। जैसे को, छ जो है, छ किससे बना है? छ जो है ये किससे बना है? तो छ बना है क और मूर्धन्य स से। क छ बना है क और मूर्धन्य स से बना है। त्र किससे बनता है? तो और र से। तो और र से क्या बनेगा? त्र बनेगा। और ज्ञ किससे बनता है? ज और ञ से ज्ञ बनता है। उसी तरह स्र जो है वो तलाव्य स और र से बनता है। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद है अयोगवाक। अयोगवाक क्या होता है भाई? अयोगवाक तो अयोगवाक बन गए जो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग होता है, वो अयोगवाक के अंतर्गत आता है। वो अयोगवाक के अंतर्गत आता है। जैसे अनुस्वार जिसके सीधे रेखा पर बिंदु लगी रहती है, जिसको सीधे रेखा पर क्या लगी रहती है? बिंदु लगी रहती है, उसे हम अनुस्वार कहेंगे। जैसे पंख, शंख, हंस, ये सब के ऊपर क्या लगता है? बिंदु लगते हैं, तो ये अनुस्वार के अंतर्गत आता है। अनुनासिक के मतलब होता है कि जिसके शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु लगी रहती है, उसे हम अनुनासिक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मुंह हो गया, सांप हो गया, दांत हो गया, तो ये हम अनुनासिक के अंतर्गत रखते हैं। विसर्ग क्या है? विसर्ग बोलने में ह जैसा उच्चारण होता है, बोलते समय हमको ह जैसा उच्चारण होगा, और जब हम लिखते हैं तो बाद में 2 बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम विसर्ग के अंतर्गत
रखते हैं। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः ये सब लिखते हैं तो बोलते हैं तो अंत में ह जैसा उच्चारण होता है। प्रातः ह, स्वतः ह जैसा उच्चारण है। और जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसके बगल में 2 बिंदु देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विसर्ग। प्रातः, अतः, स्वतः ये सब क्या है, विसर्ग है। अब देखिए, अब हमको यहाँ ये देखना है कि कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। और टवर्ग का क्या होगा, मूर्धा होगा। क्या होगा, मूर्धा होगा। उसी तरह तवर्ग का क्या होगा, तवर्ग का होगा दांत। क्या होगा, दंत। क्या होगा, दंत। और पवर्ग का ओष्ठ होता है। पर का क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है ना, और संयुक्त व्यंजन की संख्या किसे कहते हैं। तो ये सब लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा। धन्यवाद बाबू।